बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी ने किस तरीके से भुनाने का काम किया, ये किसी से छिपा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे पीएम मोदी को हीरो बताने का प्रयास हुआ, यह भी छिपा नहीं। लेकिन अब एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जो किया, उससे लगता है उसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर होगा। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा और इस बदलाव में एनडीए में हलचल है। सबसे ज्यादा टेंशन में तो सीएम नीतीश कुमार हैं। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी और एआईएम चीफ ओवैसी के बीच एक बड़ी डील होने वाली है। उस पर अब बात होने लगी है। वो डील क्या है, उस पर आए उससे पहले जानिए भारत आते ही कैसे ओवैसी पीएम मोदी को सिखाने लग गए। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने कई देशों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे। इन डेलीगेशन का मकसद दुनिया के सामने पाकिस्तान की दोहरी नीति, खासकर आतंकवाद को लेकर के उसके रवैये को उजागर करना है। भारत की ओर से कुल 7 प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए, जिसमें से 5 लौट चुके हैं, जबकि 2 अभी भी विदेश में हैं। इन डेलीगेशन में 2 चेहरे इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर और एआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, ओवैसी अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन गए। उन्होंने मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की सच्चाई को बेबाकी से सामने रखा। अब ओवैसी भारत लौट चुके हैं और हैदराबाद में उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए। हालांकि ओवैसी को इन पोस्टर से आपत्ति रही। एक टीवी चैनल से बातचीत में जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने ही अंदाज में स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए शर्मनाक है, ऐसे पोस्टर लगाना बिल्कुल गलत है, ये बेकार की बात है, क्यों लगा रहे हैं आप। उन्होंने यह भी कहा कि यह मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि 130 करोड़ 40 करोड़ भारतीयों से जुड़ा है। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रचार नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने अपनी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब प्रधान सेवक ने क्या किया, इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी फौजी अवतार में दिखे। ओवैसी की छवि बिल्कुल बदल गई और अब इसका असर लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। संकेत मिल रहे हैं महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी एआईएम को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, ओवैसी की पार्टी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीते 5 विधायकों में से 4 राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। उन सभी ने लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली पार्टी और कांग्रेस को चुनावी राज्य में धर्मनिरपेक्ष दलों के व्यापक हित में अपने महागठबंधन में शामिल होने के लिए संकेत भेजे। एआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान का कहना है कि उन्होंने दोनों महागठबंधन सहयोगियों से एक साथ चुनाव लड़ने के लिए संपर्क किया ताकि धर्मनिरपेक्ष वोटों में कोई विभाजन ना हो और एआईएम को भाजपा की बी टीम ना कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ने के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाना चाहते हैं। अब गेंद उनके पाले में है। वो कहते हैं कि आरजेडी ने हमारे विधायकों को छीन लिया, लेकिन हम इसे भूलकर नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो बाद में ये नहीं कह सकते कि आपने मुस्लिम वोटों को विभाजित किया। हम अपने गढ़ क्षेत्र में सीमांचल में 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, एआईएम ने 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बीएसपी के साथ में गठबंधन किया था। ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी ने 20 सीटों में से 5 पर जीत हासिल करके हलचल मचा दी और इन सीटों पर 14.28% वोट हासिल किए। एआईएम के अब गठबंधन में शामिल होने की इच्छा के बारे में पूछे जाने पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। लालू प्रसाद ने जिंदगी भर सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई लड़ी है, कभी समझौता नहीं किया। कोई वोट कटुआ पार्टी लोगों की आकांक्षाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एआईएम इच्छा जताई है, पार्टी इस पर विचार करेगी। तो साफ है, पहले जो नाम सुनकर ही नाक भौं सिकोड़ लेते थे, अब कह रहे हैं उन्हें गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, 2020 में एआईएम ने जो 5 सीटें जीती वो मुस्लिम बहुल सीमांचल जिलों अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में है। बीएसपी ने 78 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट जीती। लेकिन बात करें अगर आरएलएसपी की, 99 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अपना खाता तक नहीं खोल पाई। अब ऐसी स्थिति में मौजूदा वक्त में नए तरीके का समीकरण तैयार हो रहा है।
पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे बिहार के सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का वर्चस्व है। किशनगंज जिले में 67% मुस्लिम मतदाता हैं। कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30%। एआईएमआईएम ने 2020 में मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बारे में कई लोगों का तर्क था कि इसने आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता आधार को काट दिया, जिससे बीजेपी और उसके एनडीए सहयोगी जेडीयू को फायदा हुआ। दोस्तों, 2020 में 10 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। 243 में से बहुमत का आंकड़ा 122 है, लेकिन एनडीए के पास महज 125 था। 110 सीटें महागठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी, यानी कि कुछ ही सीटों से पीछे रह गई थी। उस चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, 75 सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। महागठबंधन के सहयोगियों में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, महज 19 जीत पाई। सीपीआई एमएल ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ करके 12 पर जीत हासिल कर ली और सीपीआई ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 पर जीत हासिल की। सीपीएम ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 पर जीत हासिल की। गठबंधन के पास में 110 सीटें आईं। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी, जिसने 2020 के चुनाव में एनडीए के सहयोग के रूप में 11 सीटों पर चुनाव लड़ा, 4 पर जीत हासिल की, अब आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल हो चुकी है। उधर पशुपति पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी अप्रैल में एनडीए छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक वो गठबंधन में शामिल होने के लिए गठबंधन का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एआईएमआईएम महागठबंधन में 20 से 25 सीटों की मांग रही है। सूत्र बताते हैं कि ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन में जाते हैं महागठबंधन के साथ में, तो 20 से 25 सीटों की मांग कर सकते हैं। आरजेडी के एक सूत्र ने कहा, मुख्य समस्या यह है कि इन सारे सहयोगियों को कैसे एडजस्ट किया जाए। एआईएमआईएम 25 सीटों की मांग कर रही है, आरजेडी 10 से अधिक पेशकश नहीं कर सकती। आरजेडी कांग्रेस को 50 सीटें देने को तैयार है, जो 2020 में मिली सीटों से 20 कम है। वामपंथी दलों को 30 सीटें मिल सकती हैं, वीआईपी को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दल अधिक मांग रहे हैं। बहरहाल ओवैसी इंडिया गठबंधन को मौका दे रहे हैं, साथ ही मिलकर के चुनाव लड़ने का ऑफर दे रहे हैं। ओवैसी ने हमेशा अपनी पार्टी को वोट कटवा कहने पर किसी भी प्रयास को जोरदार तरीके से खारिज किया। 2020 में नतीजे घोषित होने के बाद उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी ने जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से सबसे ज़्यादा 9 पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की, जबकि एनडीए ने 6, उनकी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटें जीती। 3 मई को सीमांचल क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने लोगों से आगामी चुनाव में एनडीए और आरजेडी को सबक सिखाने का आग्रह किया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी इस बार सीमांचल क्षेत्र की सभी 24 सीटें जीतेगी। बहरहाल ये तो शुरुआत की भी अभी शुरुआत है। क्या वाकई ओवैसी महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, या फिर ओवैसी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों की प्रतिक्रियाएं है क्या? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर इससे ओवैसी को भी फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को भी फायदा होगा, क्योंकि ओवैसी हर सीट पर 15 से 20 हज़ार के आसपास 10,000 5,000 वोट काटने की क्षमता तो रखते हैं। ऐसे में वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी वहां से हार सकता है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। तो ऐसे में ना ओवैसी जीतेंगे न इंडिया गठबंधन। इसीलिए दोनों को ये नीति और रणनीति फिलहाल सूट कर रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।